हेलो 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 बच्चों, आवाज़ आ रही है? हाय गाइस, आवाज़ आ रही है आप सबको? हाय गाइस, आवाज़ आ रही है आप सबको? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली मेरे घर पे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं अभी 5G नेटवर्क के सहारे अभी क्लास चला रहा हूँ। एयरटेल 5G मेरे को काम आ रहा है, हॉटस्पॉट से काम क्लास चला रहा हूँ। सो आई डोंट नो ये कितनी देर तक चल पाएगा और जो मेरा मेन इंटरनेट कनेक्शन है वो कब तक आ पाएगा, बिकॉज मेन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है जो ब्रॉडबैंड है। जो ब्रॉडबैंड है। और मैं फ़िलहाल टेम्प्ररी, मैं फिर से बता दूं, फ़िलहाल टेम्प्ररी 5G कनेक्शन जो हॉटस्पॉट होता है मैं उसके बेसिस पर अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करता हूं मैं आपका इस अभ्यास बैच के डे 4 में। और आज हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंट्स पर। तो मैं आप सबको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा शेड्यूल था, जो लास्ट क्लास आपको याद होगा AS11 पर हमने लिया था, हमारा AS19 हो चुका है, AS20 हो चुका है और AS11 हो चुका है। AS11 हो चुका है। और आज हमें ब्रांच पे बात करनी है। आज की ये वाली डेट है, आज हमें ब्रांच पे बात करनी है। देखो, मैं आपको दो बातें इसमें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया है, शेड्यूल को अपडेट कर दिया है, बिकॉज एक दिन में AS11 और ब्रांच हो नहीं पाएगा। मैंने ये अज्यूम किया था कि सिर्फ डाउट सेशंस होंगे, बट आप सबकी रिक्वेस्ट ये थी कि नहीं सर, AS11 का प्रैक्टिस करवाओ। ब्रांच में भी आपकी रिक्वेस्ट यही है कि आप सर प्रैक्टिस करवाओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एयरटेल में 5G भी होता है? अरे, एयरटेल का 5G बहुत शानदार होता है। ठीक है। सो ब्रांच में आपकी क्या रिक्वेस्ट है? ब्रांच में भी मैं वही बोलूंगा कि जो ब्रांच अकाउंट्स का जो ये वाला लेक्चर था ब्रांच अकाउंट्स का, उसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने करवाई थी। तो आज आपको डाउट सेशन चाहिए या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊं? क्या चाहते हो आप? सबसे पहले तो मुझे उस पर जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो मैंने ये स्टडी प्लानर है इसको रिवाइज कर दिया है। अमेलगमेशन अब मैंने 23 जुलाई को रख दिया है। ये क्या हो रहा है बार बार? लाइट का भी इम्पैक्ट आया शायद। चलो लेट्स सी। सो अमेलगमेशन को भी मैंने 23 को रखा है। अब होगा क्या, देखो मैं आपको बताऊं। आप जैसे कह रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, सो रोज का मैंने क्या 1.5 घंटे के हिसाब से टारगेट लिया है। मैक्स टू मैक्स 2 घंटे। तो जैसे ब्रांच अकाउंट्स है, अमेलगमेशन है, इनमें ना टाइम लगता है, दे आर टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स। सो मैं आपको सारे सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकता, मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो ये मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट है इसमें से मैं बोल रहा हूं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकता। आप समझे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? वो इसीलिए बिकॉज आ, ये जो अमेलगमेशन है ब्रांच अकाउंट से, इसके अंदर मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है। लिखा हुआ है मैंने जानबूझ के, भाई मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सफिशिएंट करवाई है। तो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। ठीक है। और ये शेड्यूल को मैंने और अपडेट करके यहां तक 13 अगस्त तक पहुंचा दिया है। और मैंने यहां बताया कि भाई 3-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज मुझे बाद में रियलाइज हुआ, जैसे बीच बीच में संडे वगैरह हो गए। इसके अलावा कुछ कंसोलिडेशन, जैसे मैंने यहाँ पर 2 दिन ले लिया, 1 अगस्त और 2 अगस्त मैंने कंसोलिडेशन पहले एक दिन लिया था। अब जैसे अपना AS11 और ब्रांच मैंने पहले एक दिन लिया था, पर अब देखो ब्रांच के लिए अलग से दिन निकालना पड़ रहा है। हो सकता है अमाइलगमेशन में मुझे एक आध दिन एक्स्ट्रा लग जाए। तो इसीलिए बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो बड़े बड़े टॉपिक है उसमें शायद 2-2 दिन लगेंगे प्रैक्टिस करवाने में। ठीक है। तो इस वजह से तो चलिए, अभी आपका क्या कहना है? May 24 का क्वेश्चन करवा देना एक बार। May 24 का क्वेश्चन तो फॉरेन ब्रांच पर आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ दो। उसके बाद ओनली क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, जी सर ब्रांच में क्वेश्चन RR में अच्छे खासे लिए थे। इफ पॉसिबल एंड डेटा इंडिपेंडेंट ब्रांच के एक एक करवा दीजिए। फाइनल अकाउंट मेथड ठीक था, फॉरेन ब्रांच का एक पॉसिबल। ओके सर, वो आप एक एक्सपीरियंस हम लोग से 100 गुना ज़्यादा होगा। आप थोड़ा हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। मैं हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, बात आपने सही बोली। कुछ बच्चे यही बोल रहे हैं कि सर आप ना अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए। बात तो आप सही बोल रहे हो। फिर मैं हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सर हर मेथड के मास्टर क्वेश्चन करवा दो एक एक, जिसमें सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है,
क्लास नोट्स ड्राइव में सेंड कर दो ना सभी लेक्चर के। अरे यार शिट, मैंने अपलोड नहीं किए, रियली सॉरी, मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर मैं आपको ना सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हार्ड हार्ड या जिसमें मैक्सिमम क्या आ पाएगा, मैक्सिमम जिसमें कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आ पाएंगे, वो मैं क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। तो ऐसे केस में, अच्छा आप क्या चाहते हो, मैं ऐसा करूं, मैं अभी ब्रांच के अंदर, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ब्रांच अकाउंट्स में, ब्रांच अकाउंट्स में देखो तीन चीजें होती हैं। एक है आपके डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट। एक है आपके इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और एक है फॉरेन ब्रांचेस। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को डिपेंडेंट ब्रांचेस में ज्यादा इश्यूज नहीं होते। बच्चों की जो प्रैक्टिस कम होती है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच में प्रैक्टिस कम होती है। और थोड़ा बहुत फॉरेन का ना मिक्स ओपिनियन रहता है, जितना मुझे लगता है। किसी को फॉरेन ब्रांच अच्छे से हो जाता है, किसी को फॉरेन ब्रांच में भी थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं यार एक आध क्वेश्चन ढंग का मैं करूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच आपको अभी पहले करवा देता हूं। उसका एक क्वेश्चन में आपको, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है मस्ट डू क्वेश्चन में। आप को मैं सबसे पहले सोच रहा हूं कि मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच करवा दूं, बिकॉज इंडिपेंडेंट ब्रांच का ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में। ठीक है, फिर भी अगर जैसे आप बोल रहे हो कि सर डिपेंडेंट ब्रांच में भी हर मेथड का एक एक क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट में एक क्वेश्चन, फॉरेन में एक क्वेश्चन, कुल मिला के अगर अपन जाएंगे ना ऐसे, तो कुल मिला के मुझे 6 क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, और 6 क्वेश्चंस करवाने में लग जाएंगे 3 घंटे। आज की क्लास में मेरे पास 3 घंटे नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैंने मैक्सिमम टारगेट रखा हुआ है 2 घंटे का, ऊपर से अपना आधा घंटा आज वैसे ही टाइम वेस्ट हो गया। सो व्हाट वी कैन सी, पहले अपन इंडिपेंडेंट ब्रांच से शुरू करते हैं, बिकॉज वहां बच्चों का कॉन्फिडेंस सबसे कम होता है, सबसे कम कॉन्फिडेंस इंडिपेंडेंट में होता है। तो मैं आपको यहां पर इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन करवा रहा हूं मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट से। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा, जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, आइए क्वेश्चन नंबर 29 में आपको करवा देता हूं। हालांकि क्यूआर है, पर वही वाली बात हो गई ना कि क्यूआर तो मैं आपको दे ही दूं, पर वो एक प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज होती है। तो क्यूआर है, बट मैं आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 29 करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे अपन। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिपेंडेंट ब्रांच। चलिए शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट करें बच्चों। इंडिपेंडेंट ब्रांच, KP manufactures a range of goods which it sells to wholesale customers only from its head office। वो अपने हेड ऑफिस से होलसेल कस्टमर्स को गुड्स बेचता है। ठीक है, इन एडिशन द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। तो अभी वो पहले अपने हेड ऑफिस का बात कर रहा है, फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है वो। ठीक है, हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, और वो क्या बोल रहा है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या होगा, कॉस्ट प्लस 15%, कॉस्ट प्लस 15%। तो अगर मैं कॉस्ट को मानूं 100 रुपए, तो ये हो जाएगा 115। ठीक है ना, इसको आईपी बोल सकते हैं, क्या मानेंगे इसको, 115। ठीक है, आगे, द ब्रांच then sells these good to the general public on only cash basis। Selling price to wholesale customers is designed to give a factory profit which amounts to 30% of the sale price, sale value। ठीक है, अभी होलसेल कस्टमर्स को कौन बेचता है, होलसेल कस्टमर्स को हेड ऑफिस भेजता है। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि जब हम होलसेल कस्टमर्स को गुड्स बेच रहे हैं, तो हम सेल वैल्यू का 30% मार्जिन रखते हैं। तो ठीक है,
यहां पर हेड ऑफिस टू होलसेल कस्टमर्स, होलसेल कस्टमर्स 30% ऑन सेल, 30% ऑन सेल। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है कि सेल कितना लिखें, कॉस्ट 100 लिखा है तो बाकी बस इतना इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक, अब जनरल पब्लिक को कौन बेचता है, ये देखिए, ब्रांच देन सेल्स दीज गुड्स टू जनरल पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक को बेचता है ब्रांच। तो ब्रांच की बात कर लेते हैं, ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू, सेलिंग प्राइस, गुड्स सोल्ड टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को गुड्स सेल करेंगे तो डिजाइन ग्रॉस मार्जिन ऑफ 30% ऑन सेल वैल्यू, इसका जो सेल वैल्यू होता है उस पर वो 30% ऑन सेल वैल्यू, सेल प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपी ऑपरेट्स फ्रॉम द रेंटेड प्रीमाइस एंड लीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, रेंटेड प्रीमाइस एंड लीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, द रेंट एंड हायर चार्जेस फॉर दीज आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट, ये रहा रेंट वेंट, ठीक है कोई बात नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 December इन कॉलम फॉर्म अ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर हेड ऑफिस ब्रांच इंटायर बिजनेस। कॉलम फॉर्म में हमें हेड ऑफिस का, ब्रांच का और इंटायर बिजनेस का P&L चाहिए, सबसे बड़ी मेन चीज इंडिपेंडेंट ब्रांच में यही होती है, और दूसरा बैलेंस शीट चाहिए फॉर द इंटायर बिजनेस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल परचेज, आप लोग मेरे साथ हो ना, आप लोग मेरे साथ लेक्चर सुन रहे हो ना। रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक ओपनिंग है ये, बिकॉज देखिए क्लोजिंग क्या बोल रहा है 31 December 11, तो ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, डेटर्स हैं, ठीक है, कैश, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, सेल्समैन, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, इंटर यूनिट अकाउंट। सर ये इंटर यूनिट अकाउंट क्या होता है, हाँ कौन बताएगा इंटर यूनिट अकाउंट, इंटर यूनिट अकाउंट कौन बताएगा, सुनिए ध्यान से। इंटर यूनिट अकाउंट मतलब हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस। तो ये कौन है, ये हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, ठीक है, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस। ओ भाई समझ में आया कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। आगे कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड, ये क्या है सर, ये क्या है सर, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड स्टॉक। तो बेटा ये है आपका स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको कभी भी समरी पॉइंट, समरी पॉइंट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जब भी बताऊंगा तो आपको समराइज करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक, या इन शॉर्ट आपको स्टॉक रिजर्व दिख जाए हेड ऑफिस में, तो समझ जाना वो ओपनिंग स्टॉक पर होगा, ठीक है ना, ऑन ओपनिंग स्टॉक। किसका ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक पर। ओ भाई लिख रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रायल बैलेंस में अगर आपको स्टॉक रिजर्व दिख जाए, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में स्टॉक रिजर्व दिख जाए, तो वो स्टॉक रिजर्व ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक पर होगा, मतलब हमें ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पर अभी स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आगे सेल्स आ गई, गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया, और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस आ गया। अब देखो यहां से भी समझो, गुड्स सेंड टू ब्रांच 46 है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500 है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500 है। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि दोनों सही आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, मैच करना चाहिए। हेड ऑफिस बोल रहा है कि मैंने गुड्स भेजे 46,000, तो ब्रांच को भी कहना चाहिए ना कि मुझे गुड्स मिले 46,000 के, वो बोल रहा है मुझे 44,500 के मिले, मतलब डिफरेंस है। और यही रीजन है कि यहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच में किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। तो मैं यहां लिख रहा हूं जानबूझ के, ये पूरा पार्ट आपके सोल्यूशन का नहीं होगा। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन, चेक
इंटर यूनिट अकाउंट्स आर इक्वल एंड रेसिप्रोकल और नॉट। सर ये क्या होता है? इंटर यूनिट अकाउंट मतलब ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस बैलेंस, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच बैलेंस। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? आदर्श भाई आपने लिख दिया, एक बार, दो बार, तीन बार लिख लिया, थैंक यू सो मच। बट अब हम बाकी के बच्चों को पढ़ने दीजिए। थैंक यू सो मच आदर्श, आपके मार्क्स 65 आए, आपने मेरा बुक रेफर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बट प्लीज अभी आप स्पैमिंग मत करो, अच्छा नहीं रहता है, ठीक है? आप प्लीज बच्चों को पढ़ने दो और मुझे बाकी बच्चों की चैट देखने दो, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो, चेक इंटर यूनिट अकाउंट्स, चेक इंटर यूनिट अकाउंट्स आर इक्वल एंड रेसिप्रोकल और नॉट। तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच, दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो हमने देखा नहीं, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इफ नॉट इक्वल देन रिकंसाइल, देन रिकंसाइल फर्स्ट, देन रिकंसाइल फर्स्ट। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? हम यहां पर बोलेंगे कि भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500 है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500 है। तो ये किसकी बुक्स में है? ये ब्रांच की बुक्स में है, ठीक है ना? ये ब्रांच की बुक्स में है, ठीक है? तो यहां पर कम है, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट है, नीचे बता भी रहा है। The branch remitted 1,500 to head office and this has not yet been recorded in the branch books. On the same date, head office dispatched the goods to branch, invoice at 1,500. These two have not yet been entered in the branch books. तो जिस जिस के लिए ट्रांजिट होता है उसको रिकंसाइल करना पड़ता है। तो यहां पर हम हेड ऑफिस बुक्स में और इधर ब्रांच बुक्स में रिकंसिलेशन की एंट्री पास करेंगे। पहले हम बोलेंगे कि यार सबसे पहले तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स इन ट्रांजिट है, तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स इन ट्रांजिट में हम बोलेंगे जीआईटी अकाउंट डेबिट 1,500 टू हेड ऑफिस 1,500। अब ये एंट्री का इफेक्ट हमें ट्रायल बैलेंस में डालना है। भले हम रिवाइज ट्रायल बैलेंस ना बनाए, पर जब हम पी&एल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें ध्यान रखना है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस से ही पी&एल और बैलेंस शीट बनती है, ठीक है? बोलो बेटा क्लियर? अभी दूसरा देखो, ये बोल रहा है ब्रांच ने रेमिट किए थे 1,500 हेड ऑफिस को, दिस हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक, हेड ऑफिस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये हो गया कैश इन ट्रांजिट। तो जिसके लिए इन ट्रांजिट होता है वो उसको रिकॉर्ड करता है। तो यहां पर आ जाएगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 1,500 टू ब्रांच 1,500। अब देखो इससे हुआ क्या, यहां पर हेड ऑफिस की बुक्स में जब आप ब्रांच का अकाउंट बनाओगे तो आप ये बैलेंस पहले से कितना दिखा रहे थे? 5,000। अब आप इसकी पोस्टिंग करोगे बाय कैश इन ट्रांजिट 1,500, तो इसका मतलब बाय बैलेंस कितना बचेगा? 3,500। बैलेंस कितना बचेगा? 3,500। और वैसे ही हेड ऑफिस अकाउंट, आप प्लीज इसको एक मिनट करिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ, यस गाइस, यस गाइस। तो अभी आप हेड ऑफिस का अकाउंट बना रहे हो क्या? हेड ऑफिस का अकाउंट बना रहे हो क्या? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कितना, कितना बैलेंस था हेड ऑफिस की बुक्स में, सॉरी ब्रांच की बुक्स में? 2,000 का बैलेंस था, 2,000 का बैलेंस था। और इसके बेसिस पर हमने बाय जीआईटी किया। अरे कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं कर रहे हो? टू बैलेंस ये हो गया 3,500। अब आप देखिए, हमने सबसे पहले, मैंने आपको बोला कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात को लिख लो इस चीज को।
अगर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ब्रांच से आया ना इस टाइप का, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं बच्चा बाहर आके गालियां मारेगा, आईसीएआई को गालियां मारेगा, फैकल्टीज को गालियां मारेगा। बिकॉज प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट ब्रांच के साथ ये है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं और वहां बच्चा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता और उसको पता नहीं चलता कि मुझे करना क्या है, कैसे शुरू करना है। तो इस चीज को ध्यान से समझेगा। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपने हेड ऑफिस की बुक्स में और ब्रांच की बुक्स में एक दूसरे के बैलेंसेस रिकनसाइल किए हैं कि नहीं है। रिकनसाइल ऑलरेडी है तो बढ़िया, अच्छी बात है, इस स्टेप को इसको अवॉइड करो। रिकनसाइल नहीं है तो आपको इस तरीके से रिकनसाइल करना पड़ेगा। ये तो बस 2 एडजस्टमेंट थे, हो सकता है कभी कभार 3-4 एडजस्टमेंट आ जाए, हो सकता है कभी कभार 3-4 एडजस्टमेंट आ जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? रिप्लाई करिए। तो सबसे पहली अप्रोच ये हो गई, ये एक बार आपकी अप्रोच हो गई तो उसके बाद देखिए अगली जो अप्रोच है, देखिए अगली जो अप्रोच है, सेकंड स्टेप होती है प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस इफ क्वेश्चन आस्क। अब ये तभी आपको करना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो। आप बोलोगे सर रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस क्यों बनाए? बेटा हेड ऑफिस एक एंट्री पास कर चुका है, तो हेड ऑफिस की बुक्स, हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में अब सीआईटी करके डेबिट साइड दिखेगा और ब्रांच जो पहले डेबिट साइड में 5000 दिख रहा था, अब वो बैलेंस कम होकर सिर्फ 3500 दिखेगा। वैसे ही ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में अब जीआईटी करके दिखेगा और हेड ऑफिस अब 3500 करके दिखेगा। तो अल्टीमेटली दोनों का ट्रायल बैलेंस रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको यहां पर नहीं बना रहा बिकॉज क्वेश्चन ने नहीं पूछा। तो आपके माइंड में ट्रायल बैलेंस बन चुका होना चाहिए कि हाँ, कि यार नया ट्रायल बैलेंस के अंदर हेड ऑफिस में सीआईटी दिख रहा है और ब्रांच में जीआईटी दिख रहा है, और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस 3500 और हेड ऑफिस, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस 3500 दिख रहा है। आपके दिमाग के अंदर ट्रायल बैलेंस बन जाना चाहिए। अभी हम नहीं बना रहे हैं, अभी हम नहीं बना रहे बिकॉज क्वेश्चन ने नहीं पूछा है। ठीक है, दिमाग में बना लो, दिमाग में बना लो। बनाया कि नहीं? बोलो बेटा, इमेजिन किया कि नहीं? सर कर लिया। क्योंकि इसका इमेजिनेशन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम पी&एल और बैलेंस शीट क्रिएट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं आगे, और वो कौन सी चीजें बता रहा है? द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट हेड ऑफिस वॉज वैल्यूड एट 2300। जो हेड ऑफिस को वो भेज रहा है, हेड ऑफिस को सॉरी हेड ऑफिस के पास जो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है, हेड ऑफिस का जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का, वो 2300 है। अब ध्यान से देखिए, आपको यहां रियलाइज होगा कि यार स्टॉक तो दो हैं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हेड ऑफिस के पास। और जो ब्रांच की बात करें तो ब्रांच के पास तो मिनिमम से मिनिमम स्टॉक फिनिश गुड्स का होगा ही होगा। तो मैं आपको अभी यहां कहना चाह रहा हूं, स्टेप नंबर 3, चेक फॉर अदर एडजस्टमेंट्स। चेक फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। अभी इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, हमको दिमाग में बनाना ही आता है। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस डेबिट करें क्रेडिट करें इन ब्रांच अकाउंट्स पता नहीं चलता। ओपनिंग बैलेंस डेबिट करें क्रेडिट करें पता नहीं चलता, मैं बिल्कुल नहीं समझा। क्या मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन। चेक फॉर अदर एडजस्टमेंट्स इन क्वेश्चन इफ एनी। अब जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो हेड ऑफिस का स्टॉक का पोजीशन, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग के अंदर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग में भी तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स होगा ना। तो आप देखोगे तो हेड ऑफिस का ओपनिंग कितना है? 1800 13,000, 1800 और 13,000, और क्लोजिंग का रॉ मटेरियल उन्होंने कितना दिया है? 2300, 2300। आप देख पा रहे हो फिनिश गुड्स का मिसिंग है, फिनिश गुड्स का मिसिंग है। अब आपको यहां पर लगाना पड़ेगा कॉस्ट, जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्टिंग का फंडा। फिनिश गुड्स कोई ऐसे तो नहीं आ जाएगा जादू मंत्र से। फिनिश गुड्स कहां से आता है? रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस के फॉर्मूले से। याद करो कॉस्ट शीट का फॉर्मूला, तो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग के फंडे पता है ना। तो हेड ऑफिस का स्टॉक अपन निकालेंगे
वो कॉस्टिंग के थोड़े बहुत फंडे से, जिसमें अपने को हेड ऑफिस का फिनिश गुड्स मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ब्रांच की बात करें, ब्रांच की बात करें तो ब्रांच का ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स जीरो है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में आप ध्यान से देखिए, नहीं जीरो नहीं है, 9200 है, सॉरी 9200 है, 9200 है, और क्लोजिंग आपका मिसिंग है। तो यहां पर भी अपने को ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोलो जी। तो चेक फॉर द अदर एडजस्टमेंट, अब ये एडजस्टमेंट मेरे लिए करना जरूरी है, नहीं तो मैं पी एंड एल वगैरह कैसे बना पाऊंगा? आ रही क्या मेरी बात समझ में? नहीं तो मैं पी एंड एल वगैरह कैसे बना पाऊंगा? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हेड ऑफिस का करता हूं, सबसे पहले मैं हेड ऑफिस का करता हूं। क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो? क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो? एक सेकेंड जल्दी देखो। हाँ, हेड ऑफिस में क्या करोगे? हेड ऑफिस में आप करोगे सबसे पहले, सबसे पहले देखो क्या करोगे आप, ओपनिंग रॉ मटेरियल 18,000 प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल परचेज कितना है 35,000, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना 2,300। तो ये आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। करो तो, 1835 माइनस 23, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 34,500। अब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 34,500, इसके अलावा और क्या है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, यही ऐड करते हो ना, 108,500, 108,500, फैक्ट्री ओवरहेड्स 39,000, 39,000। तो टोटल आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ गया, 34,500, 108,500 और 39,000, ये आया आपका 1,82,000, 1,82,000। आपने फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन। क्या आ गया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्शन मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए। बोलो जी, गुड्स आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, बेसिकली फिनिश गुड्स। अब आप इसमें क्या करोगे, अब आप लगाओगे इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस 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 गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो ओपनिंग आपका फिनिश गुड्स कितना है, ओपनिंग फिनिश गुड्स आपका 13,000 है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपका कितना हुआ 182, टोटल कितना हुआ 195। 195 में से आप क्या क्या भेज रहे हो, आप करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स टू होलसेल कस्टमर, होलसेल कस्टमर, फिर करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को आपने गुड्स सेंड किया उसका कॉस्ट। ठीक है, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच किया। बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? फिर आपके पास जो बचेगा, ये बचेगा आपके पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, आप मुझे इसको थोड़ा सा कोशिश करके निकाल के दो। मैंने आपको ऊपर ब्रांच का पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको मैंने उसके मार्जिन वगैरह बताए थे, ये आपको दोनों काम आएंगे, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा विद दीज फिगर्स। क्योंकि गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका 46,000 है, तो इसमें से मार्जिन हटा दोगे तो कॉस्ट मिल जाएगी। सेल आपका 2 लाख है, तो मार्जिन हटाओगे तो कॉस्ट मिल जाएगी। तो कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो, इसमें क्या आएगा एक बार चेक करो।
गाइज मुझे 2 मिनट चाहिए, कोई आया है मिलने, बहुत ज़रूरी है। तो आप तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करिए प्लीज़, टेक योर टाइम। 2 मिनट बस मुझे दीजिए, तब तक आप ये इसको इसको प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करिए। यस, आपने सॉल्व किया बच्चों, आपने सॉल्व किया, कुछ हुआ सॉल्व? तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर होलसेल कस्टमर, तो होलसेल कस्टमर को हम कितने में गुड्स बेच रहे हैं? होलसेल कस्टमर को हम गुड्स बेच रहे हैं 2 लाख रुपीज़ में, ठीक है ना। और होलसेल कस्टमर को जो हम गुड्स बेचते हैं 2 लाख में, तो उस पर हमारा मार्जिन क्या होता है? 30% ऑन सेल होता है। तो 2 लाख में से 30% मार्जिन हटाओ, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट होगा 140, कॉस्ट होगा 140। बोलिए ये कितने बच्चों ने किया? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू होलसेल कस्टमर, होलसेल कस्टमर को मैं 2 लाख रुपीज की सेल कर रहा हूँ, होलसेल कस्टमर को मैंने 2 लाख रुपीज की सेल कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि आपको कॉस्ट इज इक्वल टू 100, फिर सेल इतनी हो जाएगी, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपका सीधा सीधा सेल फिगर आपका है, उसमें से 30% मार्जिन आपने हटाया, आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, ठीक है। वैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स, वैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स टू सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? 46,000। और ब्रांच के ऊपर आप कितना कमाते हो? ब्रांच के ऊपर आप कितना कमाते हो? कॉस्ट प्लस 15%, मतलब 115। तो कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ कैसे निकालोगे? 46,000 115 डिवाइड करके इंटू 100 करो जल्दी। ये आ गया 40,000, ये आ गया 40,000। तो 1,95,000 में से 140 और 40 हट गया, तो आपका क्लोजिंग फिनिश स्टॉक आ गया 15,000। मुझे बताओ कितने बच्चों का क्लोजिंग स्टॉक आया 15,000? मुझे बताओ कितने बच्चों का क्लोजिंग स्टॉक आया 15,000? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले इंटर यूनिट अकाउंट्स को मैच करना है, ठीक है, मैच कर दिया।
फिर आपको रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाना है, अगर क्वेश्चन बोले तो। नहीं बनाने को बोल रहा है तो आप दिमाग में बना लो कि हाँ क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फिर आगे P&L बनाने से पहले, बैलेंस शीट बनाने से पहले चेक फॉर द अदर एडजस्टमेंट्स, अगर है तो, जैसे स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, ये सब। ठीक है, बोलो बेटा ये आ गया। वैसे ही अब आप ब्रांच के केस में करो। अच्छा ये सब ना आपके रियल सॉल्यूशन में वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन में तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो P&L बना के दे, क्वेश्चन में तो वो आपको P&L बनाने को बोल रहा है ना, और बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, तो ये सब आपका वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब ब्रांच की बात करते हैं, तो ब्रांच में ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है, 9200। फिर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से गुड्स कितने आए, 44500। याद रखना 44500 आए थे, ध्यान रखो। ठीक है, पर हम उसमें जीआईटी ऐड कर देंगे, हम बोलेंगे ठीक है वो भी तो हमारे ही गुड्स है ना, जीआईटी जो 1500 का है। याद करो मैंने बोला था कि दिमाग में बना के रखो, दिमाग में आप ट्रायल बैलेंस बना के रखो, आपको काम आएगा। तो जीआईटी आपने ऐड कर दिया, टोटल गुड्स कितने हो गए, 9200 प्लस 46000 ही मान लो, 55200। 55200 में से आप कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। अब ब्रांच कितने में बेचता है, ब्रांच कितने में बेचता है, गुड्स सोल्ड टू जनरल पब्लिक 30% ऑन सेल प्राइस। तो देखिए ब्रांच का सेलिंग प्राइस क्या है, 65200, 65200, तो इसमें से 30% हटा दो, इसमें से 30% हटा दो, तो 65200 में से 30% हटा दोगे, 65200 में से 30% हटा दोगे तो ये आपको मिलेगा 45640, 45640। तो ये आपका बचेगा 55200 माइनस 45640, ये बचेगा 9560। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इंक्लूडिंग जीआईटी, इंक्लूडिंग जीआईटी, क्योंकि आप जीआईटी ऊपर ऑलरेडी 1500 ऐड कर चुके थे। ठीक है, 9560, बोलो बेटा 9560, 19560 नहीं विशाखा, नहीं विकांक्षा, विशाखा बोल रहा हूं मैं, विकांक्षा। तो 9560 बेटा इंक्लूडिंग जीआईटी, बोलो बेटा आया कि नहीं। तो ये था चेक फॉर एनी अदर एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन बोले तो। है क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन, आप बोल रहे थे ना सर कोई मास्टर क्वेश्चन कराओ, मास्टर क्वेश्चन कराओ, इंडिपेंडेंट ब्रांच का यही सबसे बड़ा मास्टर क्वेश्चन है, जिसमें वो P&L बनाने को बोल रहा है, बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, हेड ऑफिस का भी बोल रहा है, ब्रांच का भी बोल रहा है, एडजस्टमेंट भी दे रहा है, यही आपका मास्टर क्वेश्चन है। बोलो जी, क्लियर हुआ सबको। चलिए, तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि भाई स्टेप नंबर 3 हमारी सॉल्व हो गई, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया। अच्छा मैं एक दूसरी बात बताऊं आपको, ये क्या था याद करो, ये क्या था याद करो, स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक था ना 1200 रुपए। तो अब बताओ आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ चुका है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ चुका है, 9560। तो आप एक काम करो, सेकंड चीज आप निकालो, स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच। तो कैसे निकालेंगे, 9560, ये कितने में भेजे होंगे, 115 के हिसाब से, इंटू 15 रुपए के हिसाब से कितना बनता है स्टॉक रिजर्व, बोलो 9560 डिवाइड बाई 115 इंटू 15, ये बनता है 1247, 1247। तो ये स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक ये गिवन है आपको ऑलरेडी 1200। ठीक है, ऑलरेडी 1200 गिवन है। अब मैं आपको इसका तरीका अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं। वर्किंग नोट ही 2 पेज का हुआ, क्या कर सकते हैं बेटा, हा? क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, है ना। चलो अब क्या करें बेटा, अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 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 हेड ऑफिस अलग, ब्रांच अलग, टोटल अलग। अब देखो एक बच्चा बेचारा क्या बोल रहा है, एक बच्चा क्या बोल रहा है, चैट पे क्या लिख रहा है, सर ब्रांच में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन करने के बावजूद भी, कैन आई लीव इट। रोहित बोल रहा है सर कैन आई लीव इट। रोहित, जिंदगी में ऐसे कई सारे चैलेंजेस आएंगे, क्या तुम हर चैलेंजेस को यही बोलोगे कैन आई लीव इट, हाँ। शादी करोगे, शादी के बाद बोलोगे अरे यार
मजा नहीं आ रहा है, कैन आई लीव इट? चैलेंजेस तो शादी के बाद भी आएंगे बेटा। हाँ, जॉब करोगे, जॉब में तुम्हारी बॉस की 4-5 डांट पड़ेगी बिकॉज तुमने काम ढंग से किया नहीं होगा, चैलेंजेस होंगे, तुम बोलोगे कैन आई लीव द जॉब यार? क्या हर जगह यही करोगे? हाँ, हर जगह यही करोगे क्या कि कॉन्फिडेंस से सिचुएशन को फेस करोगे? तुम्हारी मर्जी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है? ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है? ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है? 13,000। और यहां पर ब्रांच का फिनिश गुड्स ओपनिंग कितना है? 9200, 9200। ठीक है, ठीक है, 9200। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों को टोटल करो, 13 और 9200, 22,200। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। समटाइम्स वी नीड टू बी क्वाइट स्लो। हाँ, हम जानते हैं कि पेपर में थोड़ा टाइम कम है, बट कुछ कुछ चीजों के लिए वी नीड टू बी क्वाइट स्लो। ठीक है यार, थोड़ा पेशेंस से समझ लेता हूं क्या है। क्या है कि ना, तेज भागना है, तेज भागने के चक्कर में यार जो आता है बस वही करो, जो नहीं आता है उसको समझने का टाइम ही नहीं है ना, टाइम जा रहा है तो रहने दो। ये थॉट प्रोसेस आती है माइंड में, बट आई थिंक समटाइम्स वी नीड टू बी थोड़ा सा स्लो कि नहीं नहीं रुक जा रुक जा, पहले समझ लेता हूं चीजों को। तो बस वो करना जरूरी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 34,500। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 34,500। ठीक है ना, ब्रांच में कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ही नहीं, ब्रांच में कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम है ही नहीं, तो ये हो गया, एक मिनट, रॉ मटेरियल कंज्यूम 34,500 है, हाँ 34,500। फिर आपके डायरेक्ट वेजेस 1,08,500, 1,08,500 डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? 39,000, 39,000। ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा कुछ है ही नहीं, 39,000। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या लिखता जा रहा हूं? अब आप देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो, सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं सर। आप ट्रायल बैलेंस देख तो ये रहे हो, पर आपके दिमाग में ट्रायल बैलेंस के अंदर जीआईटी सीआईटी भी आ चुका है। आप ये ट्रायल बैलेंस देख तो रहे हो, पर आपके दिमाग में ट्रायल बैलेंस के अंदर जीआईटी सीआईटी भी आ चुका है, याद रखना। तो देखो अब तुमने क्या क्या कर लिया, तुमने रॉ मटेरियल परचेज कंज्यूम के अंदर लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स इसका लिख लिया, ब्रांच का भी लिख लिया। डेटर्स तुम्हारा बैलेंस शीट का आइटम है, छोड़ दो। कैश तुम्हारा इसमें सीआईटी आ जाएगा, याद है कि नहीं मेरे दोस्त? ठीक है ना, बैलेंस शीट में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी नीचे पीएनएल में आएगा, सेल्समैन सैलरी पीएनएल में आएगा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड्स पीएनएल में आएगा। इंटर यूनिट अकाउंट तो खत्म हो जाएंगे बेटा, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में जो ट्रायल बैलेंस है उसमें 3500 3500 दिख रहा है, याद करो 3500 3500 दिख रहा है, तो ये तो आपस में कट हो जाएगा। कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है ना। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएगा, स्टॉक रिजर्व पीएनएल में आएगा नीचे। सेल्स, सेल्स लिख लेते हैं, चलो सेल्स लिख लेते हैं, हाँ सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स तुम्हारा दिया हुआ है 2 लाख, और सेल्स दिया हुआ है तुम्हारा 65,200, तो 2,65,200, 2,65,200। अरे नालायको, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सेल्स भी दिया हुआ, सेल्स भी हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, दोनों लिख लेते हैं। चलो तो एक ये तो आएगा ये, बिकॉज इंडिविजुअल कॉलम के हिसाब से आएगा। तो बेसिकली ये कहां आएगा? एक तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कौन बोलेगा? हेड ऑफिस। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितने गुड्स भेजे? 46,000। कितने गुड्स भेजे? 46,000 भेजे। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, टोटल में कुछ नहीं, क्योंकि इंटर यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव हुए 46,000, 46,000। यहां मैं 46 लिख रहा हूं सर, गुड रिसीव तो 44,500 हुए। बेटा तुमने एंट्री कर ली थी ना जीआईटी की, याद करो। तो जैसे ही तुमने जीआईटी की एंट्री कर ली, तो अब हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, हम उसको इंक्लूड कर देंगे 46,000 को। और यहां पर भी टोटल साइड में कुछ नहीं, मतलब बेसिकली टोटल साइड में यहां
अल्टीमेटली चाहो तो लिखना चाहो तो 46 यहां पर भी चाहो तो तुम 46 यहां लिख सकते हो, मैं 46 यहां लिख सकता हूं, अल्टीमेटली ये 46 ये 46 टोटल टोटल से कट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, डैश डैश कर लो, बस आपने 46 ब्रांच को रिसीव करवा दिए, हेड ऑफिस को सेल करवा दिए। आया समझ में कि नहीं? तो ये भी तुम्हारा हो गया, दैट्स इट। तो इसी के साथ तुम्हारा ये सब हो गया। अब तुम्हारा क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम तुम लिख चुके हो, तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे नालायक आदमी। तुम रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख चुके हो, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग लिख चुके हो। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तुम्हें सिर्फ फिनिश गुड्स का लिखना है। फिनिश गुड्स का 15,000 और 9560 लिखो लिखो, 15,000 और 9560 दोनों को टोटल कर लो, दोनों को टोटल कर लो। 9560 कितना आया? 24,560। 24,560 तुम्हारा टोटल कर लो। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 2,46,15 माइनस 13, 34,500, 108,500, 39,000, बस 66,000 आ रहा है क्या? 65,200, 9560 माइनस 9200, 46,000, बस 19,560। ठीक है, 265,200, 24,560 माइनस 22,200, 34,500, 108,500, 39,000, 85,560, जो कि इन दोनों का टोटल ही है। बताओ जी, आया कि नहीं आया? अब तुम यहां पर क्या करोगे? जीपी यहां पर ले आए 66,000, 19,560 और 85,560 जीपी लेके आए। अब तुम वो सारे आइटम्स डाल दो P&L वाले जो अनटिक रह गए। डेटर नहीं, कैश, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, सेल्समैन सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड 3, और अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट मैं करवा दूंगा, ये 3 जल्दी जल्दी डालो। एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्समैन और अदर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्समैन, अदर एडमिनिस्ट्रेशन। तो कितना कितना है? 1 2 3, 13,900, 4,000, 13,900, 4,000 मतलब 17,900। फिर क्या है? 22,500, 6,200, 22,500, 6,200, 28,700 और 12,500, 2,300, 12,500, 2,300, ये हो गया 14,800, ये हो गया 14,800। ठीक है, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। ठीक है, तो बताइए सर, इतना इतना हो गया। अब सर और क्या बचा? सब टिक लग गया। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज स्टॉक रिजर्व बहुत इजी है। देखो, स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो स्टॉक रिजर्व लिखते हैं ना, वो डेबिट साइड लिखते हैं क्योंकि प्रॉफिट हटाना पड़ता है। और जो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व होता है वो प्रॉफिट वापस से डालना पड़ता है, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक था, इस बार आपका सेल हो गया होगा तो प्रॉफिट वापस से बुक करना पड़ेगा। तो आप यहां लिखोगे स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक 1247-1247 हेड ऑफिस लिखेगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे थे, तो ब्रांच के अनसोल्ड गुड्स पर हेड ऑफिस का मार्जिन था, तो हेड ऑफिस अपना मार्जिन हटाएगा और टोटल साइड में लिख आएगा। यहां पर भी स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग, तो यहां पर 1200-1200। अगर आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में देखोगे तो उन्होंने ना 1247 लिखा है, उन्होंने ना 1200 लिखा है, उन्होंने नेट नेट 47 लिखा है, तो भी चलेगा। पर मैं सोचता हूं कि यार अगर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा नहीं है इंडिपेंडेंट में, तो ऐसा करना बेटर है कि कम से कम हमें फिगर पता चल रहा है कि हम कौन सा फिगर कहां लिख रहे हैं। 47 डायरेक्ट लिखने से हम भूल ना जाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिख रहे हो, बस आपका आप बनेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा, चलो जल्दी करो। 66,000 प्लस 1,200 माइनस 13,900, 22,500, 12,500, 1,247, ये आ जाएगा 17,053 और 19,560 माइनस 4,000, 6,200, 2,300, यह आएगा 7,060। 85,560 प्लस 1,200 माइनस 17,900, 28,700, 14,800, 1,247, यह आ गया 24,113। इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट आ गया।
बोलो सरकार आया कि नहीं? 24113, 24113, बोलो सरकार आया कि नहीं आया? अब इसमें आपको जो जो अच्छी अच्छी बातें लगी हो वो एक बार नोट कर लो, आप उसको समराइज कर लो, जो जो अच्छी बातें आपको लगी आप उसको समराइज कर लो। आई क्या मेरी बात समझ में? तो अच्छा, मैंने हाउ टू अप्रोच तो मैं भूल भूल ही गया। तो हाउ टू अप्रोच में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 रिकंसाइल करना है, स्टेप नंबर 2 रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाना है, अगर क्वेश्चन बोले तो, नहीं तो दिमाग में बनाना है। क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 3 अदर एडजस्टमेंट्स करना है, और स्टेप नंबर 4 फाइनली, स्टेप नंबर 4 आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन, फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ठीक है, बोलो री बोलो। और भी कुछ है क्या? बोनस भी है क्या? चलो बोनस लगाना भूल गया मैं, क्या 2 मिनट लगेंगे बस। ब्रांच एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 156 अंडर अ बायलेटरल एग्रीमेंट, अंडर द बायलेटरल एग्रीमेंट, मतलब 156 आपको ब्रांच में लिखना है, लेकिन ये लिख लिया, कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। मैं भूल गया, मैं लिखना भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 1247 कोई पूछ रहा है कैसे आया? अबे नालायक आदमी, 1247 करवाया है सीधा सीधा, आंखों के अंधो है, हैं? 1247 कैसे आया? क्या करते हो? हाँ, बस बोनस लिखना भूल गए अगर, हाँ तो बोनस लिखना अगर भूल गए तो ठीक है ना, व्हाट्स अ बिग डील इन दैट। बोनस 156, 156 डैश करके आ जाएगा, टोटल में भी आ जाएगा ना। फिर आपका नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट बता दो मेरे को। ठीक है, 66,000 प्लस 1200 माइनस 13,900 माइनस 22,500, मैं तो भूल ही गया उसको मैंने क्यों मिटाया। 17053, 6904 और 23,957। अब सुनो, बोनस का एक बात समझना, तुम्हें बोनस, ये जो बोनस है 156, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर? सर बाहर दिख रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस में उसका इंपैक्ट नहीं आया है, मतलब अभी तक ये पे नहीं हुआ है, ये पेबल है मेरे दोस्त, क्योंकि पे हो चुका होता तो यहां पर एंट्री हो चुकी होती, ये पेबल है मेरे दोस्त, बोनस पेबल जाएगा बैलेंस शीट में। समझ में आया कि नहीं? तो अब हम क्या बनाएंगे सर? अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट के जो जो आइटम बच गए, शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, मतलब नहीं नहीं, स्टॉक, हाँ स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, तो चलो स्टॉक से ही शुरू करते हैं। स्टॉक में रॉ मटेरियल बताओ, फिनिश गुड्स बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, रॉ मटेरियल बताओ, फिनिश गुड्स बताओ, कितना कितना आएगा? तो रॉ मटेरियल सर, रॉ मटेरियल कितना आएगा सर? हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से रॉ मटेरियल ओपनिंग, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग 2300, तो 2300 रॉ मटेरियल आ जाएगा, है ना? अच्छा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना आएगा? क्लोजिंग फिनिश गुड्स सर 15 ये आएगा, और 9560 इंक्लूडिंग जीआईटी आएगा, तो मैं बोल रहा हूं 15 प्लस 9560 माइनस, माइनस स्टॉक रिजर्व 1247, माइनस स्टॉक रिजर्व 1247, तो ये आ जाएगा 25613, 25613 स्टॉक हो गया। चलो सर स्टॉक हो गया, अभी डेटर्स की बारी, तो डेटर्स लिख देते हैं, डेटर्स को दोनों को 37,000 उधर है ही नहीं, 37,000 डेटर्स लिख दिया। चलो डेटर्स के बाद कैश, कैश में कैश इन ट्रांजिट भी आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 22,000 प्लस 1,000 प्लस कैश इन ट्रांजिट 1500, तो कैश एंड कैश इन ट्रांजिट 24,500। कैसे कैसे आया सर? 22,000, 1,000 और 1500, ठीक है, कैश इन ट्रांजिट भी हो गया। फिर उसके बाद इंटरनेट अकाउंट आएगा नहीं, कैपिटल, कैपिटल तो इधर आता है, कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना है? 50,000, कोई कंपनी है या क्या है? केपी मैन्युफैक्चर, ठीक है, कैपिटल आपका 50,000 यहां कर दो, प्लस उसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। नेट प्रॉफिट कितना आया? 23957, 23957, ये आ जाएगा 73
957, 73,957, 73,957। फिर क्रेडिटर आपके 13,000, क्रेडिटर्स आपके 13,000। ठीक है। उसके बाद सर और क्या बचा था? सर और क्या बचा था? हाँ, बोनस पेबल याद करो। बोनस पेबल 156। अब अगर आपको लग रहा है कि कुछ बच गया तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टॉक का पूरा फंडा आ गया और ये सब चीज़ें आ गई, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट भी सब आ गए। आई थिंक सब आ गया है। 87,113। ओ हुर्रे, हुर्रे, ये आ गया। 87,113, 87,113। लीजिए सर, ये था आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन। ये था आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन, बल्कि इससे भी थोड़ा लोअर लेवल का, इसका छोटा भाई अगर आपको करना है, तो आप इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28, रिंग बेल वाला क्वेश्चन। इसका लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। थोड़ा ही कम मतलब बहुत अच्छा खासा कम है। बट आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए बहुत सही क्वेश्चन है ये। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको एक बार और लगाना चाहिए बाद में। आज रात को एक बार और लगाना चाहिए। पता है क्यों? ये मैंने आपको करवाया है। तो अगर आपको खुशी लग रही है, खुश हो रहे हो कि अरे मजा आ गया, नहीं, खुशी अभी नहीं। आज आप ये लेक्चर देखने के बाद 2 4 5 घंटे के बाद, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, जब आप सोओगे उसके पहले, सर मैं तो सोऊंगा, बस अभी जाके सोऊंगा, तो फिर अगले दिन जब उठोगे तब तुम्हें ये क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है, पर थोड़ा गैप रख के, 4 6 घंटे 8 घंटे का गैप रख के तुम्हें ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। तब तो जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, फिर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तब जाके तुम कह पाओगे कि हाँ, इंडिपेंडेंट ब्रांच अब मेरे को आता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच अब मेरे को आता है। ठीक है। कौन कौन ऐसा करेगा? कौन कौन मेरी बात मानेगा? सर प्रैक्टिस के अलावा कोई नहीं बचा सकते। हम्म। कौन कौन मेरी बात सुनेगा? अच्छा चलो, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, करके बताओ और फिर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना कि सर आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया। थोड़ा ब्रेक देके 4 6 घंटे का मैंने यही क्वेश्चन सेम सॉल्व किया सर, फिर मैंने ये रिंग लिमिटेड सॉल्व किया, एंड सर अब मेरा डैश डैश कॉन्फिडेंस है, लो है, हाई है क्या नहीं है, वॉट एवर जो भी आपको फीलिंग आ रही है, आई एम हेयर टू लिसन टू यू, है ना? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम मुझे अपनी फीलिंग मेरे को व्हाट्सएप करोगे। ये दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद कौन कौन करेगा और मुझे मुझे व्हाट्सएप करेगा, जल्दी बताओ। बस पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास कोई होना चाहिए सुनने के लिए। मैं हूं, मैं सुनूंगा। ठीक है। चलो, तो ये एक छोटा सा चैलेंज दिया है, आई होप अब इसको पॉजिटिवली लेके इसको करोगे। सो गाइस, ये तो था आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच का सवाल। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच के अलावा होता है फॉरेन ब्रांच और दूसरा होता है डिपेंडेंट। कौन सा वाला पहले करना चाहते हो? कौन सा पहले करना चाहते हो? अब मुझे बताओ, आपको फॉरेन और क्या बोलते हैं, फॉरेन या फिर डिपेंडेंट? यार, हाँ, फॉरेन और डिपेंडेंट। नाउ व्हाट? मैं पोल डाल रहा हूं। ठीक है, मैं पोल डाल रहा हूं। चलो,
चलो, फॉरेन और डिपेंडेंट। फॉरेन ज्यादा है, फॉरेन ज्यादा है, 78%। फॉरेन ब्रांच का नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन करवा दो। नॉन इंटीग्रल में ना इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चन ही नहीं है यार एक्चुअली में। और सच बताऊं, नॉन इंटीग्रल ज्यादा इजी है। पता नहीं नॉन इंटीग्रल लोग क्यों बोलते हैं, नॉन इंटीग्रल ज्यादा इजी है। फॉरेन ही जीत रहा है, डिपेंडेंट नहीं जीत रहा है। सही बोल रहे हो। अगर डिपेंडेंट ब्रांच की बात करें तो उसमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है वो है आपका स्टॉक एंड डेटर्स, और थोड़ा बहुत डेटर्स मेथड जो चैलेंजिंग पार्ट है। तो वो तो बाद में अपन कर सकते हैं। अपन फॉरेन को पहले करते हैं। चलो, ज्यादा बच्चों ने वोट तो नहीं डाला है, 50 बच्चों ने वोट डाला है, पर जितने बच्चों ने वोट डाला है उतने के हिसाब से अपन फॉरेन करते हैं। ठीक है, चलिए। फॉरेन ब्रांच में भी मैं कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा कुछ निकालने का, अच्छा कुछ निकालने का कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये भी अच्छा है, लखनऊ कैनबेरा। अच्छा क्वेश्चन है ये, यही अच्छा क्वेश्चन है, यही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, एक ही क्वेश्चन है, यही अच्छा क्वेश्चन है, यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। साला आज कुछ खास ज्यादा हो नहीं पाया यार, तो देखना पड़ेगा कल का, कल समझना पड़ेगा कैसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, फॉरेन ब्रांच। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, फॉरेन ब्रांच। अप्रॉक्सीमेटली 75% से ज्यादा बच्चों ने वोट किया है फॉरेन ब्रांच के लिए, तो मैं फॉरेन ब्रांच प्ले करवा रहा हूं। मतलब फॉरेन ब्रांच पहले चाहिए आपको, कोई बात नहीं। तो आइए, एमएस एंड कंपनी ऑफ लखनऊ हैज अ ब्रांच इन कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा लेता हूं। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में क्या क्या होता है कि हम जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू आइटम्स जो होते हैं हम उसको एवरेज रेट पे कन्वर्ट करते हैं। जहां पर हमारा मॉनिटरी आइटम्स होते हैं हम उनको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं। और जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं हम उनको स्पॉट रेट, मतलब जो उनका पुराना हिस्टोरिकल रेट होता है उस पे करते हैं। हिस्टोरिकल बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट पे करते हो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को आप क्लोजिंग रेट पे करते हो। हालांकि आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक भी तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, पर क्लोजिंग स्टॉक को रीवैल्यू किया जाता है इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे करते हैं। इसके अलावा हेड ऑफिस अकाउंट एंड गुड्स रिसीव्ड अकाउंट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट को एक्चुअल बैलेंस लेते हैं, एक्चुअल बैलेंस लेते हैं। यहां जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है उस एक्सचेंज डिफरेंस को आप पी एंड एल में चार्ज करते हो। आप उसको पी एंड एल ऑफ ब्रांच, ब्रांच के पी एंड एल में चार्ज करते हो, हेड ऑफिस के पी एंड एल में नहीं। ये भी कुछ बच्चे उलझते हैं कि किसके पी एंड एल में, मतलब लास्ट में रुक जाते हैं, अरे यार कौन से पी एंड एल में डालूं, तो ब्रांच के पी एंड एल में डालते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, at the year ended 31st March 19, the following ledger balances have been extracted from the books of the Lucknow office and the Canberra. लखनऊ ऑफिस और कैनबेरा का आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो लखनऊ ऑफिस है रुपीस में, कैनबेरा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, लैंड बिल्डिंग और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रिजर्व, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रिजर्व। प्लांट एंड मशीनरी से शुरू हो रहा है ब्रांच की चीजें। डेटर्स क्रेडिटर्स, स्टॉक, ब्रांच स्टॉक रिजर्व। मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी, पिछले क्वेश्चन में भी मिली थी आपको, कुछ याद आ रहा है? पिछले क्वेश्चन में भी आपको मिली थी, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ब्रांच स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस के पास क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है। बताओ, बताओ, इसमें भी मैंने आपको दिखाया था। देखो, ब्रांच स्टॉक रिजर्व आपके क्रेडिट साइड में हेड ऑफिस में पड़ा हुआ है। क्या होगा ये बताओ, आप खुद से बताओ क्या होगा। सर इंडिपेंडेंट ब्रांच कभी पूछा ही नहीं ना सर, लाइक
जर्नल एंट्री व्हाट यू से। इंडिपेंडेंट ब्रांच ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं पूछा गया अभी तक। ये पूछा गया कि ब्रांच और हेड ऑफिस के रिकंसिलेशन की जर्नल एंट्री करके दीजिए, इतने लेवल का पूछा गया है। पर सिलेबस में तो है ना, कल को अगर आ गया क्या करोगे? कोसोगे ना अपने आप को कि अरे यार शिट, गिल्ट में चले जाओगे कि नहीं, काश देख के जाता। ये ओपनिंग है सर, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक पर होगा। वेरी गुड। स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड। स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। सर ये हो गया है, ये मैंने करवाया है क्या आरआर में? ये मैंने आरआर में करवाया है क्या? अगर करवाया है तो फिर बता दो, या तो मैं फिर से डिस्कस करवा दूं। आगे, कैश बैंक बैलेंस, परचेज सेल, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ये मत बोलना सर गुड्स सेंड टू ब्रांच यहां 100 है और रिसीव्ड 5 है। बेटा ये डॉलर में है, ये रुपी में है, ठीक है ना? डॉलर में है और रुपी में है। मैनेजिंग पार्टनर सैलरी, वेजेस सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, कमीशन रिसीट, ब्रांच हेड ऑफिस के बैलेंसेस। फॉरेन ब्रांच के अंदर बहुत चक्कर सिंपल है कि भाई, यहां मैंने अभी आपको समझाया कि हेड ऑफिस और गुड्स रिसीव्ड को आप एक्चुअल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस ले लो, एक्चुअल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस ले लो, रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ऐसा है। फिर अब अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है लखनऊ हेड ऑफिस का 150 और कैनबेरा का दिया है 31250। ध्यान से देखो, ऑल स्टॉक आर आउट ऑफ द परचेजेस मेड एट अब्रॉड। चलो मैंने आरआर में करवा दिया होगा, पर वापस से कर लो ना। कौन सा को तुम 100% सेटिस्फाइड हो? कौन सा को तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है? नहीं ना, कर लो, की फर्क पैदा है। तो कैनबेरा ब्रांच के पास जो स्टॉक है वो बोल रहा है ऑल स्टॉक आर आउट ऑफ द परचेजेस मेड एट अब्रॉड, मतलब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में हेड ऑफिस का पोर्शन है ही नहीं, नो हेड ऑफिस पोर्शन, हेंस नो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। वाह रे वाह, प्रभु तेरी माया। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बेटा, समझ में आया? तो कैनबेरा ब्रांच के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है वो पूरा का पूरा उसने खुद की लोकल परचेज से किया है, मतलब हेड ऑफिस से उसको नहीं आया है। नो हेड ऑफिस पोर्शन, नो हेड ऑफिस पोर्शन, हेंस नो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आगे आगे। हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, provision to be made for doubtful debts 5%, depreciation to be provided on building 10%, plant machinery 20% on WDV. You are required to convert the branch trial balance into rupees by using the following exchange rates: opening, closing, average और फिक्स असेट का रेट दिया है, मतलब स्पॉट रेट। ठीक है, याद रखें, अगर आपको फिक्स असेट का रेट दिया है तो डेप्रिसिएशन का रेट भी आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे भी ऊपर भी वही लगेगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च showing to the extent possible head office results and branch results separately। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले बनाएंगे ट्रायल बैलेंस ब्रांच का। तो पर्टिकुलर्स, एक्सचेंज रेट, ओपनिंग, क्लोजिंग। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, यहां से शुरू करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है आपका 200 और एक्सचेंज रेट के लिए स्पॉट रेट बेटा 46, तो 46 करो। कितना 9200। ठीक है, अरे बताते जाओ ना यार। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन का रिजर्व सेम सेम सेम, डेप रिजर्व मतलब प्रोविजन 1, ये 46 लगेगा। ठीक है, सेम 46 इंटू 130 कितना 5980, 5980। आगे 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 आगे, डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स क्रेडिटर्स, इसके लिए लगेगा हमें क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लगेगा 53, इसके लिए लगेगा 53, 53। तो डेटर्स के लिए 60 इंटू 53 3180 और 30 इंटू 53
1590, 1590, ठीक है। फिर उसके बाद डेटर्स भी हो गया, ठीक है। स्टॉक स्टॉक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लगेगा ओपनिंग का रेट 50, ओपनिंग का रेट 50, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर ओपनिंग रेट लगेगा 50, ओपनिंग रेट लगेगा 50, ठीक है। कितना 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 कितना, 20 का है। अरे यार बहुत उलझन, मैं ना पेजेस चेंज करने में उलझन हो रही है। 50 × 20 ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अभी स्टॉक भी हो गया। स्टॉक रिजर्व तो हेड ऑफिस में दिख रहा है, छोड़ दो। कैश एंड बैंक बैलेंस 10 दिया हुआ है, कैश एंड बैंक, इसके लिए कौन सा रेट लगेगा 53, तो 10 × 53 ये हो जाएगा 530, 530। सर हम लिख रहे हैं इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। परचेज सेल, परचेज सेल में लगेगा बेटा एवरेज, एवरेज कितना है 51, एवरेज है 51। चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो परचेज सेल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे अपन 20 × 51, 1020, और सेल के लिए 123 × 51, 6273, 6273, ठीक है। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, बेटा ये एक्चुअल ले लोगे, एक्चुअल 100 ले लोगे, तो ये आ जाएगा गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये बेटा एक्चुअल आ जाएगा 100, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजिंग पार्टनर सैलरी नहीं आएगा, वेजेस एंड सैलरी 45, वेजेस एवरेज है, तो एवरेज के ऊपर 51, 51 कितना है 45 है ना, तो 51 मल्टीप्लाई बाय 45, 2295। उसके बाद रेंट 12, ऑफिस एक्सपेंस 18, रेंट 12 है, ऑफिस एक्सपेंस 18 है, दोनों के ऊपर 51 51 का रेट लगेगा। 51 × 12 612, 18 × 51 918। अगर मैंने कहीं गड़बड़ हो जाए तो मेरे को जल्दी बता देना चैट पे, ठीक है, रोक लेना मेरे को, ठीक है। उसके बाद कमीशन रिसीट, कमीशन रिसीट आपका 100 है, कमीशन रिसीट आपका 100 है, कमीशन रिसीट ये भी आपका 51 5100, ठीक है। उसके बाद ब्रांच हेड ऑफिस बैलेंस ये 120 डायरेक्टली लिख लेंगे, हेड ऑफिस बैलेंस ये लिखेंगे अपन एक्चुअल, एक्चुअल लिखेंगे 120, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, यहां पर ना बच्चे उलझते हैं, मैक्सिमम मैंने बच्चों को देखा है कि सुनो, सबसे पहले सर ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक वो नहीं लिया आपने, बेटा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। सर प्रोविजन बनाने को बोला है, सर डेप्रिसिएशन करने को बोला है, सर वो आपने लिया ही नहीं। मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, एक बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंप्लीफिकेशन आपको दे रहा हूं। फॉरेन ब्रांच में जब भी आप ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करके बनाओगे, आप उस ट्रायल बैलेंस के अंदर, ब्रांच के कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में आप एडजस्टमेंट का इंपैक्ट नहीं डालोगे। इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं करता, ऐसा ही करता है। तो आपको प्रोविजन बोला गया है, वो आप डायरेक्टली पीएनएल में इफेक्ट दे देना। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट पीएनएल ट्रेडिंग में आ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बैलेंस शीट पीएनएल में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आप एडिशनल एडजस्टमेंट का इंपैक्ट नहीं डालोगे, स्पेशली प्रोविजन, स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक नहीं डालोगे। सर कोई भी प्रकार का एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं, ऐसा नहीं। तो सर लिखवा लो, तो एडिशनल एडजस्टमेंट्स such as depreciation, provision for bad debt and closing stock ignore in ट्रायल बैलेंस कन्वर्टेड। जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस है ना, उसमें इग्नोर कर देना, उसमें इग्नोर कर देना, ठीक है। वर्णित थैंक यू सो मच बेटा, और प्लीज़ मुझे इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी मेहनत है वो आपकी मेहनत है, एग्जामिशन में मेरा गाइडेंस था बस। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है,
सो गाइज इसी के साथ आपको ये ट्रायल बैलेंस अब आपको टैली करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप ट्रायल बैलेंस को टैली करोगे तो यहां पर आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज डिफरेंस माना जाएगा। जल्दी आप मुझे निकाल के बताइए कितना कितना आ रहा है, तब तक मैं भी निकाल लेता हूँ। और इसके बाद में क्लास को एंड करना पड़ेगा मुझे, तो आप मुझे बाकी का बताइए, स्टॉक एंड डेटर्स को लेकर क्या चाहते हो, खुद से कर लोगे ताकि मैं कल अमेलगमेशन शुरू करूं। 18855, अरे यार डेबिट साइड में आ रहा है, 208 का आ रहा है क्या? 208 का आ रहा है क्या, एक बार चेक करिए, 208 का आ रहा है क्या? 208 आ रहा है, 208 डेबिट साइड, वेरी गुड, 208 आ रहा है। तो एक्सचेंज डिफरेंस और डेबिट साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा लॉस 208। अब टोटल हो जाएगा 19063, 19063, 19063। तो वो क्या पूछ रहा था हमने से, अपने से तो वो पूछ रहा था भाई कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बना लो, बना लिया। अब वो क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल हेड ऑफिस रिजल्ट ब्रांच रिजल्ट सेपरेटली, हेड ऑफिस का अलग से, ब्रांच का अलग से, और टोटल का भी मांगेगा तो टोटल का भी दे देंगे। देखो टोटल का भी वो देता है। तो वो आपको बताया, बोल रहा है कि भाई आप ट्रेडिंग पेडल बना लो। तो जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग पेडल इंडिपेंडेंट ब्रांच में सिखाया था वैसे ही करो, करना पड़ेगा। खुद से ट्राई करोगे कि मैं करवाऊं? खुद से ट्राई करोगे कि करवाऊं? जल्दी बोलो। सर करवा दो सर, सर करवा दो, सर करवा दो, सर प्लीज, प्लीज सर प्लीज। हाँ, कर लेंगे, कर लेंगे पक्का। चलो ट्रेडिंग बना लेते हैं, नहीं यार, ट्रेडिंग बना लेते हैं, चलो ट्रेडिंग ट्रेडिंग बना लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक वगैरह से शुरू करते हैं, चलो। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका 100 हेड ऑफिस का, और ब्रांच का यहां पर था 1000, ये हो गया 1100, ठीक है। फिर आ जाओ परचेजेस, परचेजेस 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 240, 240, और यहां था 1020, 1260, ठीक है। परचेजेस, और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या, सेल्स सेल्स सेल्स, सेल्स हेड ऑफिस की सेल्स 520, ब्रांच की सेल्स 6273, 6273, 6793, ठीक है। उसके बाद पी एंड एल भी, नलायक आदमी। चलो उसके बाद और क्या, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच 100, 100 डैश डैश, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 100 डैश। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही किया था, याद है 46,000 वाला, ठीक है सर। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक परचेज गुड्स सेंड हो गया, मैनेजिंग पार्टनर वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। तो मैं वेजेस लिख रहा हूँ सिंपली,
ये आ गया 75 इसका, और यहाँ पर वेजेस है 2295। बाप रे बाप, बड़े बड़े फिगर हैं यार ऑस्ट्रेलियन ब्रांच के तो। 2295, 2295 और 75, 2370। बेचारे बच्चे का कॉन्फिडेंस ही खराब हो जाए पेपर में कि सर हेड ऑफिस के फिगर देखो और ब्रांच के देखो, मैंने ही कुछ गलती की होगी। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से उसका कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है बच्चे का। ठीक है, रेंट ऑफिस कमीशन ये तो सब नीचे आ जाएंगे। अच्छा, अभी जो मुद्दे वाली बात है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख, अच्छा 1.5 लाख है, और ये ध्यान रखिएगा रुपीज इन थाउजेंड्स है, ध्यान रखिएगा रुपीज इन थाउजेंड्स है। तो 1.5 लाख को आपको करना पड़ेगा 150, 150। ठीक है, और ये है 31250 है, 3125, 3125, 3125 को करो, कन्वर्ट करो। क्लोजिंग स्टॉक 3125 कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लोजिंग में, क्लोजिंग रेट 53, 3125 मल्टीप्लाई बाय 53, तो ये हो जाएगा 165625। और रुपीज इन थाउजेंड्स में करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रुपीज इन थाउजेंड्स ना, तो रुपीज इन थाउजेंड्स करना पड़ेगा। तो इट शुड बी 165.625, 165.625, 165.625। अरे समझा ओ दीदी भैया, समझा कि नहीं? अब हो सकता है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर 165.63 कर दिया हो, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते कि वो 2 डिजिट ले रहा है कि 3 डिजिट ले रहा है। तो वो प्रॉपर 3 डिजिट ही ले रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 150, 165.625, तो ये हो गया 315.625। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 520, 100, 150 माइनस 100, 240 और 75, ये हो जाएगा 355। फिर 6273, 165.625 माइनस 1000, 1020, 100, 2295, ये हो जाएगा 2023.625। अरे यार ये पॉइंट ना मज़ा नहीं आता यार। 6793, 315.625 माइनस 1100, 1260, 2370, ये हो गया 2378.625। ये बन गया आपका ट्रेडिंग। ठीक है, चलो P&L करवा ही देता हूँ यार। नहीं तो बोलेंगे कुछ लोग कि क्या सर, इतना मज़ा देके आपने बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, यही बोलोगे ना कि सर बिल्कुल टॉप पे आने ही वाले थे मज़े के, और आप रुक गए, आपने बोला बस इतना ही मिलेगा। 0.625 है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब कुछ कुछ एडजस्टमेंट को अपन ध्यान देते हैं। कुछ एडजस्टमेंट स्टॉक का हो गया था। हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो इसका कुछ इम्पैक्ट अब तो ऐसा सच नहीं आने वाला क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बट जो ओपनिंग स्टॉक का जो 4 रुपए था, कहाँ गया 4 रुपए? आपको याद है ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया था। तो ये 4 रुपए आप यहां लिखोगे, स्टॉक रिजर्व 4 रुपए डैश 4 रुपए। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आप देखो जी, डेप्रीसिएशन इंपॉर्टेंट है, यहां पर डेप्रीसिएशन इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? 10%, 20%। तो 10% पहले बिल्डिंग के ऊपर कर लेते हैं। बिल्डिंग जो है आपकी 1000 माइनस 200, 800 का 10% मतलब 80। तो डेप ऑन बिल्डिंग 80 डैश 80। फिर आ जाएगा डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2500, 600, 2500 माइनस 600, 1900, और डेप्रिसिएशन आपका 20%, तो 380। एक तो 380 आएगा हेड ऑफिस का, और दूसरा मुझे बताओ, अभी आपने ट्रायल बैलेंस में 9200 में से 5980 हटा दो, 9200 में से 5980 हटा दो, रिमेनिंग बैलेंस का 20%, ये बचेगा 644, 644। तो 380 और 644,
380 यहाँ लिख सकते थे ना, और 644, ये आ जाएगा 1024, 1024। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन भी हो गया, डेटर क्रेडिटर छोड़ दो, स्टॉक ओपनिंग छोड़ दो, स्टॉक रिजर्व हमने ले लिया, कैश बैंक छोड़ दो, परचेज से ले लिया, गुड्स सेंड टू ब्रांच ले लिया, मैनेजिंग पार्टनर सैलरी, मैनेजिंग पार्टनर सैलरी डाल दो, डाल दो रे डाल दो, 30-30। इसमें कोई सैलरी वैलरी किसी को देना है क्या? नहीं देना है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी हो गया, रेंट 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 सिर्फ ब्रांच का ही दिख रहा है, तो 612, 612। ठीक है, एक काम करना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो रेंट, रेंट के बाद ऑफिस एक्सपेंस 25, और ऑफिस एक्सपेंस यहां पर 918, बाप रे बाप, 943। ठीक है, कमीशन रिसीट, कमीशन रिसीट 256 और 5100, 5100 है बेटा यहां पर, 5356। ठीक है सर, ये भी हो गया। हेड ऑफिस ब्रांच तो ठीक है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं 280, तो 280 का 5% 14, तो प्रोविजन ये 14, और दूसरा 60, नहीं डेटर्स आपके कन्वर्ट किए थे आपने, डेटर्स आपने कन्वर्ट किए थे 3180 का 5%, मतलब 159, 159, 159, ये हो गया 173। बताओ बेटा सर, अगर डेप्रिसिएशन प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करो बोले तो करना ना सर? हाँ, अगर वो इनकॉर्पोरेट करने को बोले तो एक अलग बात है, फिर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हो गया, बस और कुछ था ही नहीं। तो गाइस दिस वाज योर पी एंडल वी एंडल, सब दुनिया भर की चीजें। हाँ, अभी एक चीज अपन भूल गए, एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस 208, तो एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस 208, 208। तो आई थिंक बस सारी चीजें यही हैं, बस मैनेजिंग पार्टनर सैलरी ना उन्होंने नीचे लिखा है बैलेंसिंग फिगर निकाल के, ये जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही करना पड़े, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, डोंट वरी। इसके अलावा स्टॉक रिजर्व देखो, उन्होंने 4000 लिखा है, 4000 क्यों लिखा है सर? हमें तो 4 लिखना था ना बेटा, उन्होंने सारे फिगर्स लिखे हैं, रुपीज एंड थाउजेंड्स को खोल दिया शायद उन्होंने, आई थिंक यहाँ 4 पॉइंट है, बस वो 4 पॉइंट है, ठीक है, बाकी सब सही है। आई थिंक आपका टैली हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आपको ये करना है। मैं आपको सच बताऊं, आपके पूरे फॉरेन ब्रांच में आप जितने क्वेश्चन देखने देखो, सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन यही मिलेगा आपको, कोई बड़े एडजस्टमेंट उसके अलावा नहीं है। हाँ, एक आध क्वेश्चन है जिसके अंदर वो कमीशन निकालने को बोल रहा है, वो मैंने डाला नहीं है मास्टर प्रॉब्लम में, हो सकता है मैंने पिछले वाले मास्टर प्रॉब्लम में डाला हो। तो एक आध क्वेश्चन है जहां पर वो बोल रहा है कि ब्रांच का ट्रेडिंग बनाओ पहले फॉरेन करेंसी में ही, और उसके बाद आप उसका कमीशन निकालो, वो शायद शायद ऐसा कुछ बोल रहा है उसमें। तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसमें मस्ट डू क्वेश्चन में नहीं डाला है, तो वो शायद मैंने पिछले वाले मस्ट डू क्वेश्चन में डाला हो, तो एक बार वो देख लेना। फॉरेन ब्रांच भी ऐसा ही रहेगा। सर इसकी जगह इंटीग्रल होता तो क्या करते बेटा? अगर इसकी जगह सॉरी नॉन इंटीग्रल होता तो क्या करते? तो बेटा नॉन इंटीग्रल होता तो सिर्फ यहां फर्क पड़ जाता, जो आपने प्लांट एंड मशीनरी 46 रेट लगाया ना, वहां पर आप क्लोजिंग रेट लगा लेते, बस ये फर्क पड़ जाता। दूसरा दूसरा फर्क क्या पड़ता, जो सर एक्सचेंज लॉस आया है ना, उसको आप पीएनडल में डालने के बजाय आप उसको एफसीटीआर में डालते, आप उसको एफसीटीआर में डालते, और एफसीटीआर को आप बैलेंस शीट में दिखाते, ट्रेडिंग पीएनडल में नहीं दिखाते, बस इतना फर्क पड़ जाता। तो कहां कहां पड़ता? एक तो जो प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन के जो फिगर्स हैं वो क्लोजिंग पे चेंज होते, और जो एक्सचेंज लॉस है वो एफसीटीआर में चला जाता, और एफसीटीआर पीएनडल में नहीं जाता, बस इतना फर्क पड़ता, और बाकी सब सेम टू सेम,
नॉन इंटीग्रल के केस में। बोलो बच्चों, आज समझ में आया कि नहीं? आज थोड़ा क्लास लेट अपना स्टार्ट हुआ, पहले से ही 10 मिनट लेट हुआ नेटवर्क के चक्कर में, फिर बीच में हल्के फुल्के कुछ और डिस्टर्बेंसेस हुए, बट आई होप कि आज के सेशन में आपको जो आपकी ब्रांच के अंदर जहां आपकी प्रैक्टिस कम होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रांच के अंदर आपको डिपेंडेंट ब्रांच बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि बच्चा फिर भी अप्रोच कर लेता है डिपेंडेंट ब्रांच को, पर इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच को अप्रोच नहीं कर पाता। तो मैंने उस पर आज फोकस किया है। डिपेंडेंट ब्रांच अब मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं, बिकॉज मैंने जो ये शेड्यूल दिया था, अब देखो यहां ना आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, बिट ऑफ द स्ट्रिक्ट। जो ये शेड्यूल मैंने आपको दिया था पहले से ही, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेक्निकली मैंने लिख के रखा था कि भाई मैंने सफिशिएंट करा है इन 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 लेक्चर्स के अंदर, मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। मैं सिर्फ डाउट सेशन लूंगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लिए, चाहे वो AS11 हो चाहे वो ब्रांच हो। अब मैं स्टॉक एंड डेटर्स ये सब नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से यकीन है मैंने इस लेक्चर के अंदर स्टॉक एंड डेटर्स फाइनल अकाउंट सिस्टम में बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आपको करना ही चाहिए प्रैक्टिस। जो आपको क्वेश्चन इसमें मैंने दिए हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कहीं कहीं आपको QR भी मिलेगा, तो यू कैन यूज द हेल्प ऑफ QR ऑल्सो, ठीक है। और जहां जहां QR नहीं है तो आपको खुद से करके देखिए, एंड देन यू कैन आस्क मी द डाउट, ठीक है। सर RR बैच की PDF कहां से मिलेगी? बेटा PDF के लिए एक ही फोल्डर दिया है, ऑल इन वन फोल्डर। मैं वापस से दिखा देता हूं यार, तुम लोग ना सच में बोल रहा हूं, शायद सामने वाले को ना समझते हो, जब हमें चाहिए रहेगा तब हम सामने वाले से ले लेंगे। ये PDF ऑल इन वन फोल्डर PDF सितंबर 24 का PDF के अंदर जाओगे, पहला है अभ्यास बैच, दूसरा है आपका रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन के अंदर जाओगे तो देखो AS11 ब्रांच अकाउंट दिया हुआ है। बेटा एक ही PDF है, एक ही PDF है सिर्फ। और ये PDF कहां से मिलेगा? YouTube से मिलेगा। दिखा देता हूं, रुक जाओ, YouTube पे दिखा देता हूं कहां से। हमारे ही जो लेक्चर चल रहा है करंटली, वहीं से मिलेगा। करंटली जो लेक्चर चल रहा है वहीं से मिलेगा। दिखा देता हूं तुम लोगों को नलायकों। ये देखो, ये और यहां पर, ये देखो यहां पर जैसे ही जाओगे, ये देखो डाउनलोड प्लानर एंड मास्टर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, फास्ट ट्रैक RR लेक्चर फॉर कॉन्सेप्ट, वो तो प्लेलिस्ट है। ये जो डाउनलोड प्लानर एंड मास्टर क्वेश्चन है, नालायकों, मैं उन लोगों को नालायकों बोल रहा हूं जो बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं जानते। एक ही लिंक है मेरा, सिर्फ एक ही लिंक है, मैं बार बार बोल के थक गया हूं, ठीक है। एक ही लिंक है, उस लिंक के अंदर करंट अभ्यास बैच से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी। अभ्यास बैच वाली मिल जाएंगी, रैपिड रिवीजन जो पिछले हुए हैं वो मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन मिल जाएंगे, सितंबर 24 के कुछ फ्री रिसोर्सेज जो मैंने मई 24 के लिए रखे थे वो आपको मिल सकते हैं। न्यूली एडेड AS वाली चीजें, बहुत सारी चीजें एक ही में मिल जाएगा। सर स्टॉक एंड डेटर्स का नॉर्मल लॉस नहीं समझ आ रहा। नॉर्मल लॉस स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होता है? बेसिकली नॉर्मल लॉस को स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड लिखते हैं, और पूरा फिगर आप ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड लिख देते हो, बस यही एडजस्टमेंट है। तो एंट्री क्या करते हो? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। नॉर्मल लॉस की बस एंट्री रट लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम एंट्री रट लो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, नॉर्मल लॉस के केस में, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने बहुत इजी करके बता दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अब मेरा कल का टारगेट है अमेलगमेशन में। अमेलगमेशन में भी मैं आपको बता दूं, ये जो 3 लेक्चर है ना, ये तीनों लेक्चर में मैंने अमेलगमेशन बहुत सफिशिएंटली करवाया है, ठीक है ना। मैंने सफिशिएंटली करवाया है, मैं आपको बताऊं, तीनों लेक्चर के अंदर मैंने सफिशिएंट करवाया है। फिर भी मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा लूंगा। हो सके तो आप पहले से ही प्रिपेयर होके आना अमेलगमेशन के लिए। आओगे प्रिपेयर होके? बताओ जी, अमेलगमेशन के लिए प्रिपेयर होके आओगे? मुझे अमेलगमेशन लेना था ना, वेट अ मिनट। अच्छा अमेलगमेशन यहाँ पर है, हाँ ठीक है। सो अमेलगमेशन ही है ना, हाँ अमेलगमेशन ही है। तो अब हम अमेलगमेशन करेंगे कल की क्लास में। मैं
कह सकता हूं कि शायद कल की क्लास में अमलगमेशन पूरा ना हो पाए, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्लास नोट्स वाला जो फोल्डर एमपीटी है मैं उसमें डाल दूंगा, अभी तक का जो भी डिस्कशन हुआ है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। और लाइक करते नहीं हो लेक्चर को, और बस मुझसे डिमांड करते रहते हो, लाइक करो यार, लेक्चर को लाइक करो, लेक्चर को लाइक करके जाइएगा। और प्लीज 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 टेलीग्राम चैनल जो हमारा है सीए जय चावला, और इसके अलावा रैपिड रिवीजन बैच का जो टेलीग्राम है वो जरूर ज्वाइन करके जाना, ठीक है, वो जरूर ज्वाइन करके जाना। जो भी आपका टेलीग्राम है वो प्लीज ज्वाइन करके जाना। देखिए जी, मैं टेलीग्राम भी आपको बता देता हूं कि आपको टेलीग्राम कहां मिलेगा। यहां पर आप देखोगे, देखो, ज्वाइन दीज टेलीग्राम चैनल्स एंड ग्रुप, एक टेलीग्राम स्टडी ग्रुप है और दूसरा जय चावला का चैनल है। प्लीज इसको दोनों को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी बातें मिलेंगी, ठीक है। चलो, तो धन्यवाद बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपन, सर टेलीग्राम का लिंक चाहिए था, लास्ट लेक्चर में नहीं मिला तो आपको मैंने दिखा दिया। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।